हेलो बच्चों, आज मैं अभिषेक आपका मैथ्स मित्र लीनियर इक्वेशन के वर्डिंग प्रॉब्लम्स के साथ हूँ। तो आज हम यहाँ पे और वर्डिंग प्रॉब्लम लगाएंगे जो कि हमारे प्रीवियस लेक्चर से अलग हैं। ठीक, तो आप लोग जैसे देख रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो वो क्वेश्चन कह रहा है द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 8:7 and their expenditure are in the ratio 19:16. If each saves rupees 5,000 per month, find the monthly income of each. तो देखिए हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो मंथली इनकम है ए और बी की, उनका जो रेशियो दे रखा है वो 8:7 का दे रखा है, और जो उनके एक्सपेंडिचर मतलब जो उनका खर्च दे रखा है उसका जो रेशियो है वो 19:16 का दे रखा है। और फिर कह रहा है इफ ईच सेव्स, जो दोनों लोग हैं वो कितना सेव कर रहे हैं 5,000 रुपये पर मंथ। तो कह रहा है कि ये बताइए कि उनकी मंथली इनकम क्या होगी। ठीक, तो देखिए बेटा, हम देख रहे हैं कि मंथली इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में रेशियो दे रखा है। ठीक, तो जब भी रेशियो की बात आएगी बच्चों तो समझ जाइए कि हमको उनके बीच में एक कॉमन नंबर क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। ठीक, तो अब हम यहाँ पे बेटा क्या कर लेते हैं, हम कर लेते हैं लेट x be the common number between the income ratio। जो एक x है वो बेटा कॉमन नंबर है इनकम रेशियो में। ठीक, वैसे ही हम लेट कर लेंगे लेट y be the common number between the expenditure रेशियो। ठीक, एक्सपेंडिचर के रेशियो के बीच में वो एक कॉमन नंबर है। ठीक, कोई दिक्कत। तो अब बेटा देखिए, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो उन्होंने कहा है बच्चों, ध्यान से समझिएगा इसको थोड़ा सा, कह रहा है द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 8:7। मतलब कि जो मंथली इनकम है ए की वो 8x हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों रेशियो के बीच में हमने एक कॉमन नंबर मान लिया है x। तो a का जो इनकम होगा वो 8x हो जाएगा और जो b का इनकम होगा वो 7x हो जाएगा। ठीक, और जो दोनों के एक्सपेंडिचर हैं वो 19 और 16 का रेशियो है, और एक्सपेंडिचर के बीच में जो रेशियो है उनके बीच में एक कॉमन नंबर हमने y मान रखा है। ठीक, तो जो a का एक्सपेंडिचर है वो 19y हो जाएगा और b का 16y। और कह रहा है इफ ईच सेव्स रुपीज 5,000 पर मंथ, दोनों लोग कितना बचा रहे हैं बेटा 5,000। तो देखिए जो a की इनकम है बेटा वो है 8x और जो उसका एक्सपेंडिचर है वो है 19y। अगर हम इनकम में से एक्सपेंडिचर की वैल्यू को घटा देंगे, मतलब हम जो कमा रहे हैं उसमें से हमने कितना खर्च किया अगर हम घटा दें तो हमको वैल्यू मिल जाएगी जो हमने सेव किया। तो दोनों लोग कितना सेव कर रहे हैं 5,000। तो ये बन गई बेटा हमारी पहली इक्वेशन। ये ए वाले के थ्रू बना कि ए इतना कमा रहा है और इतना खर्च कर रहा है, मतलब 8x कमा रहा है 19y खर्च कर रहा है तो वो 5,000 बचा रहा है। और बी वाला 7x कमा रहा है और 16y खर्च कर रहा है तो भी वो भी 5,000 रुपये बचा ले रहा है। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो अब बेटा अब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका है या तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो हम यहाँ पे लगाएंगे अपना एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन मेथड में हम लोग ने देखा कि हम लोग करते क्या है बेटा कि हमको जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है हमको उस वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना पड़ता है।
तो यहाँ पे अगर हम x को एलिमिनेट करें, क्यों? क्योंकि x के जो कोफिशिएंट हैं वो y के कोफिशिएंट से छोटे हैं, तो हमको कैलकुलेशन में भी थोड़ा इजी पड़ेगा। ठीक, तो अब हमको अगर इक्वल करना है तो बेटा हम इक्वेशन वन में हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं बेटा? सेकेंड इक्वेशन के x का कोफिशिएंट। तो सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 7, तो हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और इक्वेशन नंबर 2 में हम मल्टीप्लाई कर दें बेटा इक्वेशन नंबर 1 के x वेरिएबल के कोफिशिएंट का, मतलब कि 8 का। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि दोनों के साइन कैसे हैं बच्चों? सेम, मतलब कि प्लस प्लस। तो जब भी दोनों के कोफिशिएंट का साइन सेम होगा तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। तो हमने कर दिया माइनस। ठीक, तो हमको बेटा ये क्या मिल गया? जब हम 8 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो हमको मिलेगा बच्चों 56x माइनस, और 7 का मल्टीप्लाई हम 19 से करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा? 133y, और 5 का मल्टीप्लाई अगर हम 7 से करें तो 35, और बाकी 3 जीरोस उसके आगे आ जाएंगे। फिर 7 का मल्टीप्लाई जब 8 से करेंगे सेकेंड इक्वेशन में तो मिलेगा 56x माइनस। ठीक, अब 16 इंटू 8 कितना हो जाएगा? ये जल्दी से आप लोग कैलकुलेट करिए। ये हो जाएगा 128y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 40,000। ठीक, जब भी दोनों इक्वेशंस के बीच में माइनस साइन लगता है तो हमारी सेकेंड इक्वेशन को देख करके साइन चेंज होता है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ठीक, 56 कैंसिल आउट हो गया बच्चों। माइनस का 133y प्लस का 128y, तो बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 5y इज इक्वल्स टू माइनस का 5000, माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई बच्चों 1000। ठीक, तो अब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करें बच्चों? पुट कर दें y बराबर 1000 इन इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 इस समय हमारी स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रही है। तो ये हो जाएगा बेटा 7x माइनस 16 इंटू 1000 मीन 16,000 इज इक्वल्स टू 5,000। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7x बराबर 21,000, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3000, और अब x की वैल्यू आ गई। अब हमसे उन्होंने कहा है कि हमको मंथली इनकम बताओ। ठीक, तो देखिए मंथली इनकम ऑफ ए कितनी थी? मंथली इनकम ऑफ ए जो थी बच्चों वो थी 8x, ए वाले की तो 8x, x की वैल्यू 3000, तो ये कितना हो जाएगा? 24,000। ठीक, और मंथली इनकम ऑफ बी वो हो जाएगी बेटा 7x, तो 7x का मतलब हो गया बच्चों 3 इंटू 7 दैट इज 21,000 रुपीज। ठीक, तो ए की मंथली इनकम कितनी आ गई? 24,000 रुपए, और बी की मंथली इनकम आ गई 21,000 रुपए। ठीक, तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा बच्चों हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है ऑन सेलिंग अ टीवी एट 5% गेन एंड अ फ्रिज एट 10% गेन, अ शॉपकीपर गेन्स रुपीज 3,250. ठीक, but if he sells the TV at 10% gain and the fridge at 5% loss, he gains rupees 1,500. Find the actual price of TV and that of fridge. तो देखिए बच्चों हमको
टीवी और फ्रिज का एक्चुअल प्राइस निकालना है। ठीक, उनके लिए हमको कुछ कंडीशन दे रखी है। तो हम पहले कहीं ना कहीं जो प्राइस है टीवी का उसको कुछ ना कुछ लेट कर लें, और जो फ्रिज का प्राइस है उसको कुछ ना कुछ लेट कर लें। तो देखिए हम क्या करेंगे बच्चों, लेट द फिक्स्ड प्राइस ऑफ टीवी बी एक्स रुपीज, let the fixed price of fridge be y रुपीज। हमने बताया माना कि जो टीवी का फिक्स्ड प्राइस है वो x रुपए है और जो फ्रिज का फिक्स्ड प्राइस है वो y रुपए है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें बच्चों, तो हमसे कह रहा है कि जो टीवी है उसको 5% गेन पे बेचा गया। तो टीवी को अगर 5% गेन पे बेचें तो हमको उसका पैसा क्या मिलेगा, हमको ये टीवी है, टीवी का पैसा है x रुपए। अब इसका अगर हम 5% निकालें तो ऐसे ही तो 5% निकालते हैं बेटा, 5/100 करके। ठीक, ये टीवी का पैसा आ जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है एंड अ फ्रिज एट अ 10% गेन। 10% गेन मतलब हमको ये दोनों वैल्यूज प्लस में मिलेंगी। फ्रिज की वैल्यू y है और उसका हम 10% ले लें तो इन दोनों को मिला करके हमको बेटा ओवरऑल जो पैसा मिला वो 3250 रुपीज़ मिला। ठीक, अब अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास 5x प्लस 10y अपॉन में 100 आया, जो कि बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि एलसीएम आ गया था। तो ये हो गया हमारे पास पहली इक्वेशन। ठीक, अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें तो ये पूरी इक्वेशन 5 से डिवाइड हो रही है तो मिल जाएगी x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 32 है। 32 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो ये 6 टाइम्स में जाएगा 30, 25 दैट इज 5 और 1 2 3 0 हमारे पास यहाँ पे लग गया और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। फिर आगे कह रहा है बच्चों बट मगर इफ ही सेल्स द टीवी एट 10% गेन, अगर उसने टीवी को 10% गेन पे बेचा मतलब x इंटू 10% अपॉन 100। ठीक, एंड फ्रिज एट 5% लॉस, और जो फ्रिज है उसको कितने परसेंट लॉस पे भेजा, 5% लॉस का मतलब वो पैसा तो घट के मिलेगा ना हमको, तो हमने लगा दिया माइनस y इंटू 5% लॉस। 5% लॉस को ये माइनस से शो कर दिया अपॉन 100। तो उन्होंने टोटल पैसा कमाया बच्चों 1500 रुपीज़। ठीक, अब अगर हम इसको सॉल्व करें बच्चों तो ये हमको मिल जाएगी 10x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 1,50,000। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये पूरी इक्वेशन 5 से कैंसिल हो रही है दोनों तरफ, तो अब हमको ये मिलेगा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, बाकी 4 टाइम्स 0 मतलब 30,000 हो गया और ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देख रहे हैं, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, छोटी सी कैलकुलेशन है देख रहे हैं। अगर हम y को एलिमिनेट करें तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इक्वेशन नंबर 1 में सेकेंड इक्वेशन का जो y का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो 1 है तो हमको नहीं मल्टीप्लाई करना होगा। इक्वेशन नंबर 2 में हमको 1 वाले के कोफिशिएंट जो y का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो है 2। ठीक, तो देखिए अब अगर y के दोनों इक्वेशंस में कोफिशिएंट देखे जाएं तो अपोजिट साइन का है, तो अपोजिट साइन जब भी होता है तो हम ऐड कर देते हैं। तो पहली इक्वेशन में कोई भी मल्टीप्लाई नहीं, केवल 1 का हुआ था, तो वो इक्वेशन एज इट इज लिख देंगे। सेकेंड इक्वेशन में क्या करेंगे बच्चों, हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस माइनस 2y इज इक्वल्स टू 60,000। ठीक, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा
x प्लस 4x दैट इज 5x, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू 1 2 5 1 2 3 0। ठीक, तो यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, वो आ जाएगी कितनी, वो आ जाएगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 5 1 2 3 मतलब 25,000। अब हम इस वैल्यू को कहाँ पे पुट कर दें बच्चों, हमारी स्क्रीन पे सेकंड इक्वेशन दिख रही है, तो हम पुट कर दें x इक्वल्स टू 25,000 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक, तो ये हो जाएगा 50,000 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 30,000। तो यहाँ से हमारी जो y की वैल्यू आएगी बच्चों, वो आ जाएगी माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 20,000, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ जाएगी 20,000। ठीक, तो जो हमारी x है वो प्राइस ऑफ टीवी है और ये प्राइस ऑफ फ्रिज है। ठीक, कोई दिक्कत? तो चलिए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो बच्चों जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बोट एंड स्ट्रीम का, जिसकी वर्डिंग प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए हमको थोड़ा सा चीज़ों को समझना पड़ेगा। ठीक, बोट एंड स्ट्रीम का मतलब हो गया बेटा कि हम नाव में हैं और पानी क्या हो रहा है, बह रहा है। तो कुछ ना कुछ, जब हम नाव में मान लीजिए बैठे हैं और पानी पे चल रहे हैं नाव के थ्रू, तो कुछ ना कुछ तो जो वाटर होता है उसकी भी कुछ ना कुछ स्पीड होती है और बोट की भी कुछ ना कुछ स्पीड होती है। ठीक, तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमको स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले को यूज़ करना होता है। बट उससे पहले कुछ हमारे स्पीड के लिए कुछ कॉन्सेप्ट हैं, हम उनको देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए हम मानते हैं बेटा बोट एंड स्ट्रीम में लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी एक्स। ठीक, हमने माना कि जो स्पीड ऑफ बोट होती है स्टिल वाटर मतलब रुके हुए पानी में, वो होती है x, मतलब कि पानी एकदम रुका हुआ है और बोट हमारी चल रही है, तो उसकी स्पीड, बोट की स्पीड कितनी है, x। ठीक, फिर अब हम मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ करंट स्ट्रीम या वाटर बी वाई। अब हम कह सकते हैं, कहीं सुनाई दे सकता है स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ वाटर, तो वो हमने मान ली y कि जो स्पीड है वाटर की, मान लीजिए अभी नाव को हटा दीजिए, तो पानी क्या है कि कुछ ना कुछ स्पीड से बह रहा होगा, तो वो स्पीड हमने क्या मान ली, y। ठीक, तो अब देखिए होता क्या है बेटा, जब हम नाव में बैठते हैं तो दो तरीके से जो वाटर का इफेक्ट होता है नाव पे वो होता है, कैसे, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब हुआ बेटा, डाउन स्ट्रीम का मतलब हुआ स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ वाटर इन सेम डायरेक्शन। दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, सेम। किसके लिए, डाउन स्ट्रीम। तो अब सोचिए कि आप भाग रहे हैं, आपके पीछे से हवा अगर आ रही है, या मान लीजिए आप अगर जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है, तो आपकी स्पीड इंक्रीज करेगी कि नहीं करेगी, करेगी। तो वही हमारी हो जाती है स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। तो दोनों स्पीडों का एडिशन हो जाता है स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। मतलब डाउन स्ट्रीम में जो बोट की स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, मतलब कि जो बोट की स्पीड थी वो तो रहेगी और साथ में जो पानी की भी स्पीड होगी वो भी उसी में ऐड हो जाएगी। ठीक, और फिर आता है स्पीड ऑफ
स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, तो ये होती है बेटा स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ वाटर इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, मतलब मान लीजिए कि अगर बोट इस डायरेक्शन में जा रही है तो जो वाटर फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा कि बोट की स्पीड ज़्यादा होगी और वाटर की स्पीड कम होगी, तभी तो बोट हमारी आगे की तरफ बढ़ पाएगी, नहीं तो बोट हमारी क्या होगी, बैक साइड ही मूव करने लग जाएगी। ठीक, मतलब कि वाटर के थ्रू ही मूव करने लग जाएगी। ठीक, तो इस समय पे जो स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, इसे हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। जब दोनों चीज़ें एक दूसरे के अपोजिट हो जाएं तो हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। उस समय बोट की स्पीड हो जाती है बेटा x माइनस वाई। ठीक, और हमको बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन में बेटा एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, वो फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, कोई दिक्कत? तो चलिए हम देखते हैं इसके पहले क्वेश्चन को जो बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड है। ठीक, और हम लोग को बच्चों थोड़ा सा भी 1-2 लेक्चर और लग जाएगा, मतलब कि मैं धीमे धीमे चीज़ों को लेकर के चल रहा हूँ जिससे कि आप लोग को चीज़ें थोड़ा ईजिली समझ में आती रहें। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं बोट एंड स्ट्रीम का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा बच्चों हमारा बोट एंड स्ट्रीम का पहला क्वेश्चन। कह रहा है अ मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। मतलब कोई एक मैन है जो कि डाउन स्ट्रीम जा रहा है, मतलब कि डाउन स्ट्रीम का मतलब जिधर वाटर फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में मैन अपनी बोट लेके भी जा रहा है। तो वो 20 किलोमीटर को 2 घंटे में क्या कर ले रहा है बेटा, कवर कर ले रहा है। एंड अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब बेटा कि बोट की डायरेक्शन और वाटर की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। उस केस में वो 4 ही किलोमीटर को तय कर पा रहा है, कितने घंटे में, 2 घंटे में। तो कह रहा है कि फाइंड हिज स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। रुके हुए पानी में रोइंग मतलब बोट की स्पीड बताओ, एंड ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ करंट। ठीक, तो देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, पहले लेट करेंगे। लेट, जितना हमने पीछे बताया हमको वो सारी चीज़ें यहाँ पे लेट करनी पड़ेंगी। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ करंट बी y किलोमीटर पर आवर। हमने माना कि बोट की स्पीड जो है रुके हुए पानी में वो x किलोमीटर है और स्पीड ऑफ करंट जो है वो y किलोमीटर है। तो अब जो स्पीड होगी बेटा डाउन स्ट्रीम में वो हम क्या हो जाएगी, हमारे लिए क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, और स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम इज इक्वल्स टू x माइनस वाई। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें अगर हम, तो हमसे पहली लाइन में बोल रहा है कि जो मैन है वो डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर चलता है, तो ये डिस्टेंस है और कितना टाइम लेता है, 2 घंटे। ठीक, तो अभी जैसे कि हमने बताया कि स्पीड बराबर होती है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो गई x प्लस वाई। डिस्टेंस है बच्चों 20 किलोमीटर कवर कर रहा है, कितने घंटे में, 2 आवर्स में। तो यहाँ से हमारी जो इक्वेशन क्रिएट हुई वो हो गई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, जो कि बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेकंड में कह रहा है कि अप स्ट्रीम में जाने में उसको जो
अप स्ट्रीम जाने में वो 2 घंटे ले रहा है, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है 4। तो अब देखिए जो स्पीड है अप स्ट्रीम के लिए वो है x माइनस वाई और 4 आवर्स कवर हो रहे हैं 2 घंटे में। तो इक्वेशन हमारी आ गई x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 और ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, अगर 1 और 2 को ऐड कर दें तो हम अपने y वाले वेरिएबल को एलिमिनेट देख रहे हैं। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करने पे हमको मिल गया बेटा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो दोनों को जब ऐड किया तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, तो ये 2x बराबर 12 आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 6। अब हम क्या करें बच्चों, पुट कर दें x बराबर 6 इन इक्वेशन नंबर 2 जो कि हमारी स्क्रीन पे ये है। तो ये आ जाएगा बच्चों 6 माइनस y इज इक्वल्स टू 10। हम जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगी y इज इक्वल्स टू 4। ठीक, कोई दिक्कत? तो हमको यहां से ये मिला कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने इस टॉपिक पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है अ बोट गोज 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर। ठीक, फिर बोट इन स्ट्रीम का है तो पहले हम बेटा यहाँ पे डायरेक्टली मैं स्टिल वाटर और करंट के लिए सब कुछ लेट कर लेता हूँ। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर भी x किलोमीटर पर आवर और डाउन स्ट्रीम के लिए स्पीड हो जाएगी स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल्स टू x प्लस वाई स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम x माइनस वाई। अब देखिए, अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, क्या कह रहा है अब पढ़ते हैं। कह रहा है अ बोट गोज 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम। जो बोट है वो कितने किलोमीटर अप स्ट्रीम गई, 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम गई। ठीक, और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गई कितने घंटे में, 6 घंटे में। ठीक, तो अब देखिए बेटा, जब अप स्ट्रीम जा रही है तो हमने मान लिया कि t1 टाइम ले रही होगी, जब डाउन स्ट्रीम जा रही है तो t2 टाइम ले रही होगी। ठीक, दोनों को मिला के उसने टाइम कितना लिया, 6 घंटे। अभी हम जानते हैं कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो गया बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए, जब वो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है तो टाइम कितना ले रही है, t1। तो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम गई और डाउन स्ट्रीम कितना लगा उसको, सॉरी अप स्ट्रीम जाने में 16 किलोमीटर जाने में उसको टाइम कितना लगा। तो हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अप स्ट्रीम की स्पीड हो जाती है x माइनस वाई प्लस, साथ ही साथ में 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गई है। देखिए 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में उसको 6 घंटा लगा है। तो t1 टाइम माना कि भाई अप स्ट्रीम जाने में उसको t1 टाइम लगा, तो निकल गया 16 अपॉन x माइनस वाई। अब डाउन स्ट्रीम वो 24 किलोमीटर कवर कर रही है कितने घंटे में, वो टाइम है t2। तो हमने उसको निकाला x प्लस वाई करके और ये इक्वेशन बन गई। ठीक, अब हम देखें, अगर बेटा हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये आ जाएगी 2 से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही है तो आ जाएगी 8 अपॉन
एक्स माइनस वाई प्लस 12/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, और ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब देखिए फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन कह रहा है ऑल्सो इट कवर्स 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम में और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन सेम आवर्स। तो देखिए भाई फिर से अगर देखा जाए तो ये 12 किलोमीटर जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होगी उसके लिए कुछ ना कुछ टाइम लग रहा होगा, तो वो 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम में कर रही, तो 12/x माइनस वाई ये एक टाइम हो गया, प्लस 36/x प्लस वाई एक टाइम ये हो गया। अगर हम इसको देखें तो ये भी वो 6 घंटे में ही कवर कर रही है। ठीक, ऐसा उन्होंने कहा है क्वेश्चन में। देखिए ऑल्सो इट कवर्स 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन सेम टाइम। तो बेटा देखिए 12 किलोमीटर को तय करने में उन्होंने एक टाइम लिया, 36 किलोमीटर को तय करने में एक टाइम लिया। ठीक, एक अप स्ट्रीम में एक डाउन स्ट्रीम में। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा 6 कॉमन आ रहा है, तो इक्वेशन हो जाएगी 2/x माइनस वाई प्लस 6/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 कॉमन लेके जब हमने इधर डिवाइड करा तो आ गया 1। ठीक, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो हम 1 और 2 में देख रहे हैं बच्चों कि क्या है कि 1 और 2 में हमने देखा कि क्या है कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं x और y वो कहाँ पे हैं बेटा, डिनोमिनेटर्स में। तो याद करिए जब हम लोग स्टार्टिंग में क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे तो हमने कहा था कि जब भी डिनोमिनेटर्स में आएगा तो हम उसको लेट कर लेंगे। ठीक, तो हम लेट कर लेते हैं 1/x माइनस वाई को u एंड 1/x प्लस वाई को v। ठीक, तो बेटा जो हमारी इक्वेशन बन के आई वो आ जाएगी इक्वेशन 1 becomes 12u, sorry, equation 1 becomes 8u 12v is equals to 3। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी बेटा इक्वेशन 2 becomes 2u प्लस 6v इज इक्वल्स टू 1, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। तो हमारी जो एकदम एंड की मॉडिफाइड इक्वेशंस रहती हैं हम उन्हीं को सॉल्व करते हैं, मतलब कि हम थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे। तो थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करने में हमारे लिए सबसे आसान है v को एलिमिनेट करना। ठीक, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को एज इट इज रहने दें, और इक्वेशन नंबर 4 में हम 2 का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो जो v है वो 12v हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखिए दोनों के साइन भी सेम है तो आ जाएगा माइनस साइन, तो और ये आ जाएगा बच्चों 8u प्लस 12v इज इक्वल्स टू 3, और इक्वेशन नंबर 4 में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4u प्लस 12v इज इक्वल्स टू 2। माइनस 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 प्लस 2v माइनस 2v कैंसिल हो गया, 8u माइनस 4u करने पे आ गया 4u इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से जो u की वैल्यू आई वो आई 1/4। ठीक, वो आई 1/4। अगर हम बच्चों पुट कर दें u बराबर 1/4 इन इक्वेशन नंबर 3 या 4 जिसमें भी आप रखना चाहें, हम मान लीजिए रख देते हैं 3 में, क्योंकि 3 इक्वेशन भी हमारी स्क्रीन पे है। तो बेटा ये हमको मिल जाएगा 2 प्लस 12v इज इक्वल्स टू 3। जब ये 2 इधर जाएगा तो v की वैल्यू हमको मिल गई 1/12। ठीक, तो अब देखिए अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों u की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, सिंस u बराबर हमने u को माना था 1/x माइनस वाई जिसकी वैल्यू थी 1/4। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आएगा x माइनस वाई बराबर 4, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगी। और जो v था वो हमने माना था 1/x प्लस वाई जिसकी वैल्यू आई थी 1/12।
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 12 और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 6। अगर हम 5 और 6 को डायरेक्टली ऐड कर दें, मतलब इक्वेशन नंबर 5 प्लस इक्वेशन नंबर 6, तो हमको y एलिमिनेट होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12। तो y हमारा एलिमिनेट हो गया, ये आ गया 2x बराबर 16। तो x की वैल्यू आ गई 8। ठीक, अब हम क्या करें बच्चों, इस 8 को पुट कर दें हमने 6th इक्वेशन में, पुट x बराबर 8 इन इक्वेशन नंबर 6। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू जब रखेंगे तो ये हो जाएगी 8 प्लस वाई बराबर 12। तो यहाँ से हमको जो y की वैल्यू मिली वो मिल गई 12। ठीक, कोई 4, तो कोई दिक्कत। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो ये दोनों हमारे आंसर आ गए हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को। अगर कोई भी आप लोग को डाउट हो बच्चों तो आप लोग मैसेज करके मेरे को व्हाट्सएप पे या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।